हेलो बच्चों बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडीज़। और जैसा कि अभी हमारी केस स्टडी सीरीज़ चल रही है तो हमने चैप्टर 1 की जो केस स्टडी है वो 2 पार्ट में कवर कर ली हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब मैंने एक नई प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, केस स्टडी प्लेलिस्ट, जिस पर आप जाके देख सकते हो। सीरीज़ वाइज सारी वीडियोज़ डली हुई हैं। अभी ये है हमारी चैप्टर 2 की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में मोस्टली केस स्टडीज़ ही आती हैं पेपर के अंदर। तो इसकी तो फिर शायद 3 या 4 पार्ट्स भी बन सकते हैं। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून विद द चैनल। और जो भी आज पहली बार इस चैनल पे आए, मैं बता दूं, क्लास 12th का जो बिज़नेस स्टडीज़ का सिलेबस है वो हम फ्रेशली कवर करा चुके हैं, अगस्त में ही ख़त्म करा दिया है। तो जो बच्चे भी 100 आउट ऑफ 100 के लिए देख रहे हैं वो जाके गो थ्रू करें उन वीडियोस को। बहुत ब्रीफली कवर किया हुआ है सारे चैप्टर्स को। और अब क्योंकि हमने अपना सिलेबस ख़त्म कर दिया अगस्त के अंदर ही, तो अब हम यहाँ से अपनी रिविजन विच मीन्स केस स्टडीज़, और अब शायद मैं आगे 1-2 प्लेलिस्ट और बनाऊँ। तो अभी हमने केस स्टडी प्लेलिस्ट ली है, जिसमें मैं आपको सारे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ करवाऊँगा, ठीक है। और आज इस वीडियो के अंदर हम अपने चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ये पार्ट 1 है, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ी न्यूमरस केस स्टडी, जैसे कि 6 या 7 केस स्टडी कवर कराऊंगा। और इस चैप्टर में से मैं आपको बताऊं तो मेनली केस स्टडीज़ ही पेपर के अंदर आती हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो पहले बात करते हैं अब हम फर्स्ट केस स्टडी की। फॉर द लास्ट 2 years, tulip industry is not functioning smoothly and systematically. The relation among management and worker becoming bitter. After a while, it was observed that management is not fulfilling the commitment of increments and promotion, which principle is violated here. अब यहाँ पे ये केस स्टडी जो है ये बच्चों को कंफ्यूज कर देती है काफ़ी ज़्यादा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताऊंगा आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा प्रिंसिपल है। अब जनरली अगर आपने प्रिंसिपल का चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ समरी, कि फियोल थे उनके 14 प्रिंसिपल थे और टेलर थे उनके 4 प्रिंसिपल थे। अब अगर आपको प्रिंसिपल्स के नाम याद हैं और उनका मीनिंग याद है तो आप केस स्टडी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। लेकिन जो बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनके लिए मैं बता दूं कि अब वो इस केस स्टडी में कंफ्यूज होते हैं 2 चीज़ों के बीच में, एक रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रिंसिपल में और एक डिसिप्लिन प्रिंसिपल में। या कुछ बच्चे तो डिसिप्लिन को कंसिडर भी नहीं करेंगे यहाँ पे। लेकिन पहले मैं इस केस स्टडी का मतलब बता देता हूँ आपको, कि पिछले 2 साल से टुलिप इंडस्ट्री नाम की एक कंपनी है, एक इंडस्ट्री है जो स्मूथली और सिस्टमैटिकली नहीं चल पा रही है। रिलेशन जो है मैनेजमेंट और वर्कर के वो बहुत ही ज़्यादा बिटर, कड़वे रिलेशन होते जा रहे हैं। और साथ में ये ऑब्ज़र्व किया गया कि ये रिलेशन ख़राब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट ने जो कमिटमेंट की थी इंक्रीमेंट और प्रमोशन को लेके वर्कर्स से, वो उन्होंने पूरी नहीं की। अब बताओ यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, तो इसका आंसर है डिसिप्लिन प्रिंसिपल। फियोल का 3rd प्रिंसिपल है बुक में, जिसका नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन प्रिंसिपल ये कहता था कि हर चीज़ सिस्टमैटिकली और स्मूथली चलनी चाहिए। तो इन्होंने पहली ही लाइन में आपको हिंट दे दिया कि कोई चीज़ स्मूथली और सिस्टमैटिकली नहीं चल रही थी, विच मीन्स कौन सा प्रिंसिपल नहीं अप्लाई हो रहा इधर, डिसिप्लिन प्रिंसिपल। और सबसे बड़ी बात, ये लाइन जिस पे मैंने आपको अंडरलाइन किया है इस पेन से, ये लाइन जो है वो एक की पॉइंट है डिसिप्लिन प्रिंसिपल का, कि जब भी कोई मैनेजमेंट अपनी कमिटमेंट पूरा ना करे या कोई वर्कर अपनी कमिटमेंट पूरा ना करें, तो वहाँ पे याद रखना हमेशा डिसिप्लिन प्रिंसिपल ही आएगा। इट इज़ माई 100% अश्योरिटी टू यू और टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। तो ये जो कमिटमेंट वाली लाइन है ना, इससे हमेशा पहचान जाना कि डिसिप्लिन होगा या रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि बहुत बच्चे रेम्यूनरेशन में भी कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे तो इंक्रीमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे तो प्रमोशन की बात हो रही है, तो रेम्यूनरेशन भी तो आ सकता है। नहीं, देखो क्या यहाँ पे रेम्यूनरेशन की प्योर बात हुई, यहाँ पे बात हुई प्रमोशन की, इंक्रीमेंट की। और सबसे मेन वर्ड अगर ये कहीं भी दिख गया तो समझ जाना कि डिसिप्लिन ही उसका आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, ये भी काफ़ी पेपर पर्सपेक्टिव से काफ़ी बार आ चुकी है। सेकंड, Tarun is a salesman in XYZ Limited. He did a research on a technique and suggests the same to his manager. But the manager scolded him that he didn't give any suggestion in future. Which principle is violated? यहाँ पे बोला है तरुण एक सेल्समैन है XYZ लिमिटेड नाम की कंपनी में, उसने एक रिसर्च की और एक नई टेक्निक बनाई, ठीक है, सेल्स करने की। उसने ये टेक्निक अपने मैनेजर को बताई, पर उसके मैनेजर ने उसे डांटा और बोला कि अगली बार से मुझे अपना कोई सजेशन मत देना।
तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली समझ आ रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। वायलेट का मतलब लागू नहीं हो रहा है, तो वो है इनिशिएटिव प्रिंसिपल। फ्योल का लास्ट या सेकंड लास्ट प्रिंसिपल है या 12th प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट को अपने वर्कर्स को इनिशिएटिव्स देने चाहिए, यानी कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, जिससे जब भी आप किसी को इनिशिएटिव देते हो तो वो मोटिवेटेड फील करता है और एम्प्लॉय को लगता है कि मैनेजमेंट भी हमें कुछ प्रेफरेंस देती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, और उनको सजेशन प्रोवाइड करने का एक फ्रीडम दो। तो ये सब, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे जो तरुण का जो मैनेजर है वो क्या कह रहा है कि मुझे सजेशन मत देना। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? इनिशिएटिव प्रिंसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट वन, बट वेरी सिंपल। क्वेश्चन थर्ड, an employee in a factory must not waste time in search of raw material tools, and he should know the place where his superior will available in if he want any need, विच प्रिंसिपल हाईलाइटेड हेयर। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे बोला है एक एम्प्लॉय जो है उसे फैक्ट्री में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए रॉ मटेरियल को ढूंढने में, और उसे पता होना चाहिए कि मेरे को अपना सुपीरियर कहाँ पे मिलेगा जब उसे अपने सुपीरियर की ज़रूरत होगी। तो आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसका नाम था ऑर्डर प्रिंसिपल, याद आ गया होगा अब कुछ, जिसका नाम था ऑर्डर प्रिंसिपल। ऑर्डर प्रिंसिपल क्या कहता था? यही तो कहता था कि देयर इज़ अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीबडी, यानी कि हर किसी चीज़ के लिए और हर किसी ह्यूमन रिसोर्स की एक फ़िक्स प्लेस होनी चाहिए, ताकि जब काम कर रहा हो कोई भी एम्प्लॉय तो उसके काम में ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि दखल अंदाजी ना हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको जब पता ही नहीं होता कि आपने किताबें उधर उधर फेंकी हुई होती हैं, तो आप जाते हो पढ़ाई के बीच में किताबें ढूंढते हो 15 मिनट, आपका टाइम भी वेस्ट होता है, आपकी एफिशिएंसी भी ब्रेक हो जाती है और आपका मोमेंटम जो होता है पढ़ने का वो भी ब्रेक। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक एम्प्लॉय को कभी भी रॉ मटेरियल को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर रॉ मटेरियल एक प्रॉपर प्लेस पे रखा होगा और सब एम्प्लॉय को पता होगा तो वो खुद 2 मिनट में जाके वहाँ से निकाल के ले आएंगे। और सुपीरियर की जगह भी एक फ़िक्स होनी चाहिए, या तो सुपीरियर अपने ऑफिस में हो। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑर्डर प्रिंसिपल को यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। क्लियर? ओके। अब आते हैं केस स्टडी नंबर 4 पे। तो 4 केस स्टडी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस स्टडी, और एक्चुअली ना ये केस स्टडी मैं आपको बताऊँ तो पर्सनली मेरे को भी समझ नहीं आई थी जब मैं 12th में था, और ये बहुत बार आई थी और पेपर में भी शायद ये आई थी जब, क्योंकि मैं था 2022 सेशन वाला बच्चा 12th में, तो उस टाइम पे भी शायद ये आई थी एग्ज़ाम में, और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं पाते हैं बच्चे। तो इस केस स्टडी को पर्टिकुलरली आप अपने दिमाग में ध्यान रखना। क्या है, पढ़ते हैं। रमन, अ परचेज मैनेजर ऑफ अ कंपनी, हैज़ टू परचेज द रॉ मटीरियल फ्रॉम अ फर्म ओन बाई हिज ओन रिलेटिव एट अ रेट मोर देन द मार्केट प्राइस, विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज़ वायलेटेड है। यहाँ पे बोलते हैं रमन एक कंपनी का परचेज मैनेजर है, इसने परचेज़ किया रॉ मटेरियल, रमन ने, और इसने परचेज़ किया रॉ मटेरियल अपने एक दोस्त या अपने रिलेटिव की दुकान से या फर्म से, ठीक है। और क्योंकि वो इसके दोस्त की दुकान थी तो इसके दोस्त ने इसे रॉ मटेरियल ज़्यादा रेट में दिया, यानी कि कम रेट में नहीं दिया, ज़्यादा में, और इसने ख़रीद लिया क्योंकि वो क्या था, इसका दोस्त था। तो रमन ने मार्केट प्राइस से हाइयर रेट पे वो रॉ मटेरियल ख़रीदा। अब यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? तो यहाँ पे प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, विच मीन्स कि यहाँ पे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को सुपरसीड यानी कि दबा दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सुपीरियर है किसी भी इंडिविजुअल से। लेकिन यहाँ पे रमन ने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ही दबा दिया। क्यों, कैसे सर, ये कैसे बोल रहे हो भैया आप? ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि देखो, रमन चाहे तो मार्केट प्राइस जो था उस पर ख़रीद सकता था, जो कि उसके दोस्त की दुकान पे जो प्राइस था उससे कम था, लेकिन क्योंकि उसने अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखा कि यार मेरे दोस्त की दुकान है तो चल मैं उसकी फ़ायदा करवा देता हूँ, पर उसने किसका नुकसान करा दिया? अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, विच मीन्स उसने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को कम प्रेफरेंस दी और अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। इस वजह से यहाँ पे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है।
Question fifth, Mayank is a sales manager in XYZ Limited company. He has given responsibility of meeting a sales target of 150 units in a month. To achieve this target, Mayank needs 20 executives. However, he get only 11 executives. He does not have authority of getting 9 more executive. Mayank is not able to achieve the target. Who is blamed for it? तो काफ़ी लंबी केस स्टडी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी भी है। मयंक नाम का एक सेल्स मैनेजर है XYZ लिमिटेड कंपनी में। अब मयंक को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसकी कंपनी ने कि आपको एक सेल्स टारगेट पूरा करना है, 150 यूनिट्स को सेल करना है आपको 1 मंथ के अंदर। ये उसे टारगेट दिया, किसको? मयंक को, क्योंकि वो सेल्स मैनेजर था। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए कायदे से मयंक को 20 एग्जीक्यूटिव्स की ज़रूरत थी। कितने की? 20 की ज़रूरत थी इस काम को टाइम के अंदर पूरा करने के लिए। लेकिन उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने उसे कितने एग्जीक्यूटिव्स प्रोवाइड कराए? सिर्फ 11, विच मीन्स 9 एग्जीक्यूटिव्स कम प्रोवाइड कराए। ही डज़ नॉट हैव अथॉरिटी ऑफ गेटिंग 9 मोर एग्जीक्यूटिव्स, और उसको अथॉरिटी नहीं दी गई कि वो 11 से ज़्यादा एक भी एग्जीक्यूटिव को हायर कर सके अपनी मदद के लिए। अब यहाँ पे मयंक जो है वो अपना टारगेट अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो यहाँ पे किसको ब्लेम देना चाहिए और कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हो रहा है? तो यहाँ पे एक वर्ड आया था, अथॉरिटी नहीं दी। किसको नहीं दी सर? मयंक को। मयंक को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि तुम 150 यूनिट्स बेचो 1 महीने में, लेकिन क्या जो उसको अथॉरिटी मिलनी चाहिए थी 20 एग्जीक्यूटिव्स को हायर करने की, वो उसे दी? नहीं दी गई। यानी कि अथॉरिटी कम दी गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से कंप्लीट हो ही नहीं पाई। तो ये प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल है बताइए? सेकंड प्रिंसिपल ऑफ फेऑल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये कहता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में पैरिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। तभी कोई एम्प्लॉय किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट कर पाएगा जब उसे इक्वल अथॉरिटी यानी कि पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग दी गई हो उस काम को करने के लिए। अब मयंक से पावर ही छीन ली 20 एग्जीक्यूटिव्स अपने साथ काम करने के लिए रखने की, तो उसे दिए कितने? सिर्फ 11 एग्जीक्यूटिव्स। अब क्या मयंक एक्चुअल में 1 महीने में वो कर लेगा टारगेट अचीव? ऑफकोर्स नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे ब्लेम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उन्होंने अथॉरिटी नहीं दी मयंक को उतने एग्जीक्यूटिव्स हायर करने की जितने एग्जीक्यूटिव्स की हेल्प से वो 1 महीने में काम को पूरा कर लेता। और इसमें जो प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आते हैं क्वेश्चन 6, केस स्टडी 6 पे। मिस्टर पार्थ इज़ द प्रोडक्शन फोरमैन ऑफ स्मार्ट किड्स प्राइवेट लिमिटेड। He gets instruction from Mr. Aditya production manager to increase the production due to over purchase of cloth. On the other hand, Mr. Kanti Lal sales manager orders Shyam Lal to slow down the production due to unpredictable market trend. So कौन सा यहाँ पे प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? अब पहले केस स्टडी को ढंग से पढ़ो आप कि क्या बोला है। इसमें बोला है कि एक मिस्टर पार्थ है जो प्रोडक्शन फोरमैन है। फोरमैन मतलब लोअर लेवल का बंदा है फोरमैन, ठीक है। स्मार्ट किड्स प्राइवेट लिमिटेड में मिस्टर पार्थ, ठीक है, फोरमैन है एक। उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके सुपीरियर यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर द्वारा, जो मिडिल लेवल का है। प्रोडक्शन मैनेजर कौन? मिस्टर आदित्य। तो मिस्टर आदित्य मिस्टर पार्थ को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम अब अपने प्रोडक्शन को क्या कर दो, तुम अब अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दो, क्योंकि हमारी ओवर परचेज़ हो रही है क्लोथ की। तो मिस्टर आदित्य इसका सुपीरियर था, इसने एक इसे ऑर्डर दिया मिस्टर पार्थ को कि यार तुम क्या करो, इंक्रीज़ कर दो प्रोडक्शन को, क्योंकि हमारे कपड़े ज़्यादा बिक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मिस्टर कांति लाल थे, जो क्या थे उसकी कंपनी के? सेल्स मैनेजर। उन्होंने कहा भाई देखो पार्थ, सॉरी यहाँ पे मैंने श्यामलाल लिख दिया गलती से, यहाँ पे क्या आना था? यहाँ पे आना था पार्थ। तो उन्होंने बोला देखो पार्थ भाई, तुम्हें क्या करो, तुम स्लो डाउन कर लो अपना प्रोडक्शन। अब एक सुपीरियर कह रहा है कि तुम क्या कर लो, इंक्रीज़ कर लो प्रोडक्शन। एक सुपीरियर कह रहा है कि तुम अपना प्रोडक्शन स्लो डाउन करो। तो अब पार्थ तो फंस गया। और ये प्रिंसिपल कहाँ पे होता है बताइए, जल्दी बताइए। यस, तो ये प्रिंसिपल का नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। और यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक टाइम पे एक ही सुपीरियर ऑर्डर दे सकता है सबऑर्डिनेट को। एक टाइम पे दो सुपीरियर अगर ऑर्डर देंगे ना सबऑर्डिनेट को, तो ना ही काम पूरा हो पाएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी सबऑर्डिनेट के माइंड में, और साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे सुपीरियर्स के बीच में।
ठीक है। तो इस केस स्टडी के अंदर कौन से प्रिंसिपल का वायलेशन किया जा रहा है, तो उस प्रिंसिपल का नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। क्योंकि जो पार्थ था, जो लोअर लेवल का बंदा था, उसे दो सुपीरियर से एक टाइम पे ही दो दो ऑर्डर मिल रहे थे, जबकि यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि एक टाइम पे एक ही सुपीरियर ऑर्डर देगा सबऑर्डिनेट को। ठीक है। तो ये थी हमारी चैप्टर 2 की केस स्टडीज़, और ये सिर्फ अभी है पार्ट 1, क्योंकि यार ये चैप्टर में केस स्टडीज़ ही आती हैं ज़्यादातर। तो होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को यार सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बताओ यार, क्योंकि देखो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और साथ में ये मैं बोल के जताना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन देखो ना, आप खुद सोचो, ये सारी केस स्टडीज़ पहले लिखना, चाहे तो मैं प्रिंटेड फॉर्म में कर सकता हूँ, खुद भी कुछ कुछ केस स्टडीज़ बना रहा हूँ इसमें। तो मेरा मेन मोटिव यही है, चैनल ग्रो करना मोटिव ज़रूर है, मैं उससे बिल्कुल मुकरूँगा नहीं कि हाँ मैं चैनल को ग्रो नहीं करना चाहता, बिल्कुल करना चाहता हूँ। पर मेरा जो मेन शुरू से ही मोटिव था वो ये था कि बिज़नेस स्टडीज़ को एक इंटरेस्टिंग वे में, एक ज़्यादा कोलैबोरेटिव और अंडरस्टैंडेबल वे में समझाना बच्चों को। ठीक है, जो बच्चे देख रहे होंगे उन्हें समझ भी आ रहा होगा शायद कि मैं ऐसा क्यों मोटिव लेके चल रहा हूँ। क्योंकि मैं मोस्टली क्या होता है कि बच्चे बिज़नेस स्टडीज़ को रटते हैं, जिससे वो बिज़नेस स्टडीज़ को एक हलवा सब्जेक्ट समझ लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में बिज़नेस स्टडीज़ ईजी है, पर आप उसे समझोगे तो इट इज़ अ गेम फॉर यू। ओके, सो ऑल्सो गिव टाइम टू बिज़नेस स्टडीज़, क्योंकि इसमें स्कोर करना ईजी है, लेकिन इसमें 100 लाना ईजी नहीं है। तो आप अपने को एक चैलेंज दो कि 90 तो हर कोई ले आता है, लेकिन क्या हम वो ला पाएंगे, 100 ला पाएंगे, 100 आउट ऑफ 100? इस पे आप टारगेट रखो, क्योंकि इसमें लाना पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि बच्चे उस एक्सटेंट की मेहनत ही नहीं करते, इस वजह से। सो ओके, बाय बाय।